हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस 30 जुलाई 2022 की। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर रियली बेनिफिटिंग फ्रॉम दीज वीडियोज़, यू आर नाउ एबल टू comprehend the editorials and the articles better, please do subscribe to the channel, share this with your friends and others, and also like the video. और ये बताना चाहूँगी कि आज की द हिंदू में बहुत खास कोई एडिटोरियल है नहीं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही अलग सा एक आर्टिकल है। हम बहुत दिनों से रुपी डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें फैक्टर्स पता है कि एफपीआई का रन ऑफ हो रहा है और बहुत सारे एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं है बाहर, और इससे बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन वो जो आर्टिकल है जिसे फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि पार्था सेन ने लिखा है, तो वो बहुत ही अलग सा आर्टिकल है। वो एक नया डायमेंशन ऐड करता है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं जब हिंदू डिस्कस कर लूँगी फिर उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कस करूँगी। तो आप प्लीज़ स्टे करिए और सुनिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है द कोर सेक्टर आउटपुट एक्सपैंड्स बाय 12.7%। तो जून में जो कोर सेक्टर की आउटपुट ग्रोथ हुई है वो 12.7% हुई है। ये ग्रो तो किया है, लेकिन ये जो मई में आउटपुट की ग्रोथ थी वो 18.1% थी, उससे थोड़ा सा कम है। और इस जून के महीने में जितनी भी ग्रोथ हुई है वो बाकी सेक्टर्स में तो हुई। 8 कोर सेक्टर्स होते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ कौन से। उसमें से एक ऑयल वाला जो सेक्टर है, क्रूड ऑयल का सेक्टर, उसने बिल्कुल ग्रो नहीं किया। बाकी सारे सेक्टर्स ने ग्रो किया, और उसने क्योंकि अमिड ऑल द टर्फ, ऑल द इंटरनेशनल टर्बुलेंस ड्यू टू द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, so that is why the oil sector is on its deepening tip. तो फिर हम पहले अब ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। आप इसको याद करने के लिए एक निमोनिक याद कर सकते हैं, जैसे हम ट्रिपल सी फ्रेंड्स कहते हैं, CCC फ्रेंड्स, FRENS। ठीक है, तो अभी हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड स्टील। तो ये हमारे 8 कोर ऐसे सेक्टर्स होते हैं। कोर क्या होता है? यू कैन नॉट रियली डू विदाउट इट। नो इकोनॉमी कैन डू विदाउट दीज 8 कोर प्रोडक्ट्स। हमें ये चाहिए ही। पूरे संसार में इन्फ्लेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हमें स्टील चाहिए ही चाहिए। यहाँ की इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो करेंगी? यहाँ पे सब कुछ बनेगा कैसे? मशीनें कैसे बनेंगी? हमें ऑयल चाहिए ही चाहिए। गाड़ियां तो चलेगी, बस चलनी है, ट्रांसपोर्ट चलना है, सब कुछ चलना है। सो दैट इज वाई द नेम कोर सेक्टर। तो ये जितने भी 8 कोर सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये 40.27% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनका जो वेटेज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP में, वो 40.27% है। IIP क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर है जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, उसे मेजर करता है। मतलब पिछले महीने कितना प्रोड्यूस हुआ था, ये पर्टिकुलर इस इंडिकेटर में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, और इस महीने कितना प्रोडक्शन हुई है। तो फिर ये हर महीने के महीने इस ऐसे डेटा को कंपाइल करते हैं, फिर हर ही महीने इसको पब्लिश भी करते हैं। और कौन कंपाइल करता है, कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, जो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आपको पता होगा मॉस्पी भी कहते हैं इसको। तो ये इसको कंपाइल करती है, पब्लिश करती है। फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथली तो पब्लिश होता ही है, ये हमें पता है, लेकिन इसका जो ईयरली एग्रीगेट निकलता है ना, वो मंथली कंपाइलेशन को ही उसका एक एवरेज निकाला जाता है एक ईयरली लेवल पे। तो फिर हम इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। A strong government does not control everything, PM। तो अब PM मोदी ने ये कहा है, वो एक 42nd कॉन्वोकेशन पे गए थे, इवेंट पे, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई की। उनका 42nd कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि एक जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है वो हर चीज़ को कंट्रोल या हर इंसान को कंट्रोल करने के बारे में नहीं सोचती, वो रिफॉर्म का टेम्परामेंट लेके आती है। ये उन्होंने वहाँ पे स्पीच देते हुए कहा। और आपको पता होगा कि मिस्टर मोदी इज देयर बिकॉज ऑफ द फिडे 44th चेस ओलंपियाड। आपको पता होगा, कल भी न्यूज़ में आया था कि वहाँ पे इनॉग्रेशन मिस्टर स्टालिन और मोदी जी ने मिलके की थी चेस ओलंपियाड की। तो इसलिए वो वहाँ पर है और आज इसलिए वहाँ पे स्पीच दे रहे हैं।
तो उन्होंने बस ये बोला कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने प्रूव किया है कि हम हर चीज़ कंट्रोल नहीं करना चाहते। जैसे अगर आप देखेंगे हमारा रिफॉर्म टेम्परामेंट है, हम रिस्पॉन्सिव है ना कि रिस्ट्रिक्टिव। कोई भी हमें कोई अपनी ग्रीवांस लेके आता है तो हम उसको ये नहीं कहते थे नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जो करेंगे वो करेंगे। हम उसे फॉर एग्जाम्पल फार्म लॉस के टाइम पे कहीं कहीं ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर लोगों ने आवाज़ उठाई तो इन्होंने वापस ले लिए। और जैसे ही अगर आप और देखेंगे तो अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डज नॉट मूव इन टू एवरी डोमेन। मतलब इसका एग्जाम्पल आप इनकी प्राइवेटाइजेशन सर्च से ले सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह हर डोमेन में प्रेजेंट होना, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ये इनका मोटो है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि हम पीपल के टैलेंट को वो करते हैं। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई छोटा सा एक एंटरप्रेन्योर है जो एक काम सरकार ढंग से नहीं कर पा रही और वो कर पाते हैं, तो हम ऐसे टैलेंट को प्रमोट करते हैं। दिस थिंग इज़ वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, पर क्योंकि एक आर्टिकल था तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। न्यू वार्निंग ऑन ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स सून। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने ये कहा है कि जितने भी टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर या इंपोर्ट या पैकेज किए जाएंगे ऑन या फिर आफ्टर December 1, उन पे एक नई टेक्सचुअल हेल्थ वार्निंग इमेज के रूप में छापी जाएगी, जिसपे लिखा होगा टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ। तो ये वार्निंग हर टोबैको के प्रोडक्ट पे छापी जाएगी। ये बस इतना ही था, मेरे को बस बताना था आपको, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल में ये देखेंगे, केरला टॉप्स इन होल्डिंग असेंबली सिटिंग्स इन 2021। अब केरला ने सबसे ज़्यादा असेंबली सिटिंग्स रखी हैं 2021 में, जब कोविड चल रहा था। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते रहे कि ई पार्लियामेंट होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा पब्लिक सफ़र कर रही है इस वजह से, क्योंकि आप मिल नहीं रहे, नई पॉलिसीज नहीं आ रही, ऑर्डिनेंसेस आई जा रही हैं, इस वजह से आप ज़्यादा मिलिए। लेकिन ऐसा सेंट्रल स्तर पर तो नहीं हुआ। लेकिन अगर हम असेंबली सिटिंग्स की बात करें तो केरला ने इसमें टॉप किया है। लेट्स रीड इट। केरला विच स्लिप टू द 8th स्लॉट इन होल्डिंग असेंबलीज। ओके, जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड-19 की 2020 में, तब केरला की जो पोजीशन थी असेंबली सिटिंग्स होल्ड करने के मामले में, वो 8वीं थी। लेकिन अभी वो उन्होंने फर्स्ट स्पॉट दोबारा गेन कर लिया है 2021 में, क्योंकि वो 61 डेज के लिए सिटिंग हुई थी उनकी। लेकिन इस चीज़ के बावजूद, इतनी सिटिंग्स के होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा जो ऑर्डिनेंसेस जिसने इशू की है, जिस स्टेट ने, वो भी केरला ही है। इट हैज टॉप्ड इन दैट फ्रंट ऑल्सो। Despite enjoying the record of having the highest number of sittings in 2021, Kerala, where the Left Democratic Front is in power since May 2016, had promulgated 144 ordinances, also the highest in the country। 144 ordinances इन्होंने promulgate की। Governments promulgate, अच्छा, और देखो ऑर्डिनेंस कब promulgate की जाती है। देखो यूजुअली क्या होता है, जब सरकार अभी जैसे मानसून सेशन चल रहा है, मानसून सेशन में ऐसे ही बजट सेशन भी होता है, ऐसे ही विंटर सेशन भी होता है। तो इन सेशंस के दौरान कुछ कुछ लॉज लाए जाते हैं, कुछ कुछ बिल्स लाते हैं, जिन्हें पास करके लॉज में कन्वर्ट किया जाता है। उस पर डिस्कशन होती है, फिर सारे अपना वोट देते हैं, फिर जितने भी दुनिया में मतलब जो भी हमारे देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके सुधार के लिए कुछ ऐसे बिल्स को लॉ में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बहुत ही सीवियर आ गया, फॉर एग्जांपल अचानक से कोई ऐसी बीमारी, मंकी पॉक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई असेंबली नहीं उस टाइम पे सेशन में है, ना ही मानसून सेशन है, ना विंटर सेशन है, ना ही बजट सेशन है, उसके बीच में भी तो जो टाइम होता है ना, जो एडजर्नमेंट के बाद होता है, जब कोई भी सिटिंग्स नहीं चल रही, तो उस बीच में के टाइम पे अगर अचानक से कोई दिक्कत आ जाए और कोई डिसीजन लेना पड़ जाए, तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं, जो गवर्नर से या फिर प्रेसिडेंट से डायरेक्टली साइन करवा के एक उस टाइम पे ऐसा कोई भी लॉ ही होता है एक तरीके से, एक ऐसा स्टेप लिया जाता है ताकि जो रिफॉर्म है या फिर जो नेसेसरी मेजर्स हैं वो रुके ना, असेंबली के सिटिंग में ना होने की वजह से। तो वैसे ऑर्डिनेंस रूट को बहुत बारी मिसयूज भी किया जाता है। जैसे जब फार्म बिल्स आए थे, उन्हें भी ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू ही लाया गया था, जबकि इतने सालों से फार्म बिल्स के बारे में बात चल रही थी, कोई भी गवर्नमेंट कतराती थी क्योंकि उन्हें प्रोटेस्ट का डर होता था। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो ये एक बहाना मिल गया था गवर्नमेंट को कि चलो हम फार्म बिल्स ऑर्डिनेंस के रूट से ले आते हैं। इस टाइम पे तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता, तो कभी कभी इसका मिसयूज भी किया जाता है।
Now parliament is paralyzed as parties step up attack. Okay, अब आपने देखा होगा पार्लियामेंट वैसे भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से पैरालाइज चल रहा है। तो जीएसटी लग गया एसेंशियल फूड आइटम्स पे, उस पे बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं, बहुत सारी और ऑपोजिशन पार्टीज के लोग हैं, वो ब्लॉकेड कर रहे हैं, बहुत वॉकआउट कर जाते हैं, डिबेट से। डिबेट हो ही नहीं रही है कहीं कहीं टॉपिक्स पे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इसलिए प्रोटेस्ट चल रही है। ये हर बार ही सेशन में कुछ ना कुछ होता है। लास्ट टाइम का आपने सेशन देखा होगा, तो उसमें पेगासस पे बहुत ज़्यादा ऐसे वॉकआउट्स चल रहे थे, बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई थी, तो उस वजह से पैरालाइज हो गया था। अब इसमें इसके साथ साथ एक और चीज़ जो इशू चल रही है, मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगी, क्योंकि आपको बस एक जनरली पॉइंट पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट ऐसी ऐसी चीज़ों से आज के टाइम पे पैरालाइज हो जाती है, तो इसलिए पार्लियामेंट्री डिबेट्स नहीं होती, डिस्कशन नहीं होती, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन्फ्रिंज हो रही है इन सब बातों की वजह से। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। लेकिन इस टाइम पे बस आप ये जान लीजिए कि एक अधीर चौधरी हैं, कांग्रेस के एक लीडर हैं, उन्होंने जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी प्रेसिडेंट, उनको राष्ट्रपत्नी बोल दिया था, जैसे राष्ट्रपति होता है। तो ऐसे ही फिर अब बीजेपी ये कह रही है कि आप अपोलोजाइज करिए। फिर सोनिया गांधी को, मतलब फिर ऐसी स्मृति ईरानी के बारे में किसी ने कह दिया कि इनकी जो बेटी है वो गोवा में एक बार चला रही हैं, वो भी इलीगली। ऐसे कुछ कुछ एलिगेशंस लगा दिए, तो इस पे वो कह रहे हैं आप अपोलोजाइज करिए। कई लोग कह रहे हैं आप सोनिया गांधी से अपोलोजाइज करिए, बीजेपी को ये कह रहे हैं, क्योंकि आप जबरदस्ती ईडी के थ्रू उन पे रेड्स करवाते रहते हैं, उनके बारे में भी इतना कुछ गलत गलत बोला जाता है। तो ये सब चल रहा है। So it's a lot on the party lines than on the actual social issues of the country. तो बहुत ही पार्टी लाइंस पे जब डिबेट होने लग पड़ती है, ये सब बातें होने लग पड़ती है, तो कहीं ना कहीं सफर हमारे जैसा आम आदमी करता है। बस एक यही पॉइंट है। मोदी unveils India's first global bullion exchange. Okay, this is very very important. And हम पहले फटाफट इसको रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली ये है क्या। Modi on Friday launched the India International Bullion Exchange (IBEX), a first in the country, and NSE IFSC CGSJX Connect at Gandhinagar's Gift City एंड इंटरनेशनल। ओके, मोदी जी ने अभी बहुत ही रिसेंटली फ्राइडे को, मतलब एक आईबेक्स लॉन्च किया है, और एक NSE IFSC SGX कनेक्ट को भी लॉन्च किए गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी आपको पता है कि ये गांधीनगर में है, गुजरात में। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सब कुछ। इंडिया इज द वर्ल्ड, ओके, इंडिया पूरे संसार का सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, तो इसीलिए ये जो स्टेप है ये लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द मार्केट, ये ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। ओके, ऑल राइट। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि आईबेक्स है क्या, क्यों है, क्यों लाया गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा, सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले आईबेक्स की हमने जैसे अभी देखा फुल फॉर्म क्या मोदी जी ने बताई, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, है ना। तो बुलियन क्या होता है? सबसे पहले तो बुलियन एक्चुअली इज गोल्ड एंड सिल्वर दैट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग at least 99.5% and 99.9% प्योर एंड इज इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड इंगेट्स। मतलब ये बुलियन बेसिकली गोल्ड और सिल्वर के लिए यूज किया जाता है, जिसे ऑफिशियली अथॉरिटेटिवली ऐसा रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि जो गोल्ड है वो कम से कम 99.5% प्योर है, और जो सिल्वर है वो कम से कम 99.9% प्योर है। और ये किस फॉर्म में होते हैं? ये आप ऐसे नहीं कि वहां पे अपना हार लेके चले जाओ, कह दो कि हाँ ये बुलियन है। बुलियन एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ बार्स, मतलब जो आपने गोल्ड के बार देखे होंगे, सिल्वर के बार होंगे, उस फॉर्म में, या फिर इंगेट्स यानी कि ब्लॉक्स के फॉर्म में होते हैं। तो प्योर गोल्ड और सिल्वर हमेशा इन्हीं फॉर्म्स में होता है, तो उसे हम बुलियन कहते हैं। अब जो बुलियंस होते हैं बेसिकली it is often kept as a reserve asset by governments and various central banks. क्यों? अगर आप जानते होंगे कि जो हमारा फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उसके, उसमें सिर्फ और सिर्फ डॉलर नहीं पड़ा। हमारे फॉरेन एक्सचेंज में जो गवर्नर बार बार हमारे RBI के कहते हैं हमारे पास इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, $521 बिलियन हमारे पास इस टाइम है। पिछले साल शायद $600 बिलियन चला गया था, कुछ ऐसा ही था, इससे भी ज़्यादा इनफैक्ट। तो आप क्या समझते हो कि इसमें सिर्फ डॉलर है? नहीं, उसमें डॉलर के साथ साथ बहुत सारी और कंट्रीज की करेंसी हैं, जैसे पाउंड, स्टर्लिंग और येन और युआन और
यूरो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ में गोल्ड भी है, और वहाँ पे जो गोल्ड रिजर्व में रखा जाता है वो बुलियन के फॉर्म में रखा जाता है। ऐसे ही एसडीआर भी है जो आईएमएफ का होता है, आपको पता होगा, एसडीआर भी कॉम्पोनेंट होता है। तो ये सरकार क्यों रखती है गोल्ड को? क्योंकि बाय चांस अगर इंटरनेशनल डेट है, हमारी कंट्री ने कुछ बाहर से बोरो किया हुआ है और श्रीलंका जैसा क्राइसिस हो जाता है किसी के पास, अब श्रीलंका के पास तो ना फॉरेक्स है, ना अपनी इकोनॉमी संभल रही है, कुछ भी नहीं, उस टाइम पे अगर उनके पास गोल्ड रिजर्व होता ना तो वो अपना इंटरनेशनल डेट चुका सकते थे, वो बुलियंस दे के बाहर, है ना। तो ये काम करता है। और कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और बुलियन से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, ये कि जो जितना भी गोल्ड माइन किया जाता है ना, उसका 20%, पूरे संसार में जितना भी माइन किया जाता है गोल्ड, उसका 20% सारे देश के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं ना उनके पास पड़ा है बुलियन के फॉर्म में। और सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अभी बुलियन उनके पास वेस्ट पड़ा है, यूज भी नहीं हो रहा फॉर एग्जांपल, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है किसी वजह से, है ना, या फिर उन्हें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो उन बुलियन को थोड़े टाइम के लिए लेंड कर देते हैं। बुलियन बैंक्स भी हैं बहुत सारे, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बुलियन बैंक्स हैं। वो क्या करते हैं कि जितनी भी गोल्ड रिलेटेड ट्रेडिंग होती है, या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी गोल्ड से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेटेड, ऐसे ज्वेलरी ट्रेडिंग या फिर ऐसी चीज़ों को, या फिर गोल्ड मनी, ऐसा सब कुछ जो भी करते हैं बुलियन बैंक्स होते हैं। तो वो कुछ टाइम के लिए सेंट्रल बैंक्स उन्हें अपना गोल्ड लेंड कर देती हैं 1% इंटरेस्ट रेट पे अराउंड, और फिर जितना भी पैसा उनसे मिलता है वो भी आता रहता है, इंटरेस्ट भी आता रहता है, इसीलिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन अ प्रॉफिट सिचुएशन। फिर उसके बाद अब हम इंटरनेशनल आईबेक्स की बात करें तो आईबेक्स क्या करेगा, बेसिकली इट विल सर्व एज a gateway for bullion imports into India, wherein all the bullion imports for domestic consumption shall be channelized through the exchange। मतलब ये क्या करेगा, ये एक गेटवे की तरह एक्ट करेगा, जितने भी बाहर से, आपको पता है, मैंने बताया कि हम सबसे बड़े सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर हैं हम गोल्ड के। तो ऐसा नहीं है कि सारा गोल्ड हमारे यहाँ पे, हम बहुत बड़े इंपोर्टर भी हैं गोल्ड के। आपने देखा होगा कि हाँ, जो केरला है, केरला टॉप करती है गोल्ड के मामले में कंजम्पशन के। तो ऐसी बहुत सारी और स्टेट्स हैं, स्पेशली सदर्न कंट्रीज में, जहाँ पे गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जब मैरिजेस के टाइम पे, तो यहाँ पे गोल्ड का बहुत ज़्यादा फैशन है, उस टाइम पे डिमांड बढ़ जाती है। तो इंडिया हैज़ बिन अ वेरी ह्यूज लेवल ऑफ इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। तो जितना भी इंपोर्ट करते हैं, अभी तक क्या होता था, मोस्टली आरबीआई इंपोर्ट करती थी, फिर वो बाकी ट्रेडर्स को, फिर उसने कुछ ऐसे ऑथराइज किए हुए थे बैंक्स, कुछ ही बैंक ऐसे थे कि वो अपने पास से फिर बाकी जितने भी डीलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको गोल्ड लेंड कर देते थे या दे देते थे कि चलो आप अब इनमें डील करो। तो लेकिन अब क्या होगा, जितना भी हमारे यहाँ पे कंजम्पशन के लिए गोल्ड बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा, वो सारे इसी चैनल के थ्रू आएंगे, आईपेक्स के थ्रू, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कितना गोल्ड आ रहा है, ट्रैफिकिंग का चांसेस बहुत कम हो जाएंगी, सब कुछ इन चीज़ों के थ्रू पता रखे जाएगा। फिर जो ये एक्सचेंज इकोसिस्टम है, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू कॉमन ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म, वही जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद इससे क्या होगा, एक एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, मतलब गोल्ड का प्राइस क्या है, जब इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई, कितना गोल्ड आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितनी क्वालिटी है, क्या मतलब क्वांटिटी है, तो फिर इससे प्राइस भी बिल्कुल सही सही लगेगा गोल्ड का। और जो क्वालिटी है गोल्ड की, वो भी बिल्कुल हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि जैसे अभी बताया कि बुलियन के फॉर्म में तो प्योरिटी मेंटेन की ही जाएगी ना, तो फिर इम्प्योर गोल्ड आने का भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिर जो एक इंडिया की पोजीशन है एक डोमिनेंट गोल्ड ट्रेडिंग कंट्री की तरह, वो भी एस्टैब्लिश हो जाएगी। It will also enable India to gain its rightful place at the global bullion market. Of course, we are the principal consumer of gold, लेकिन हमारी आज तक वो पोजीशन एक गोल्ड मार्केट में कभी सेट ही नहीं कर पाए हम, लेकिन हमें अपनी अब राइटफुल प्लेस मिल जाएगी। और हम ग्लोबल वैल्यू चेन जितनी भी है, बुलियन बैंक्स, बुलियन ट्रेडर्स, उनसे हम कनेक्ट हो गए, है ना, ऑफिशियली। तो फिर इससे जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि अब जैसे पूरे संसार में गोल्ड का जितना भी रेट है, अब हम इतने बड़े कंज्यूमर हैं, सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है, तो हम, लेकिन हमारा डिमांड, हमारी सप्लाई, हमारा कुछ भी प्राइसिंग को नहीं अफेक्ट करता, क्योंकि हम एक ग्लोबल स्तर पे कुछ है ही नहीं पार्टिसिपेंट ग्लोबल इसकी बुलियन ट्रेडिंग की। लेकिन क्योंकि अब हम होंगे, तो जैसे इंडिया में सरकार ने कुछ ऐसे पॉलिसीज लाई जिससे गोल्ड के इंपोर्ट पे कुछ कुछ फायदा होगा, तो फिर बाकी जो बाहर के जो ऐसे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पे गोल्ड एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें पता चलेगा, तो फिर अपने प्राइस को उस हिसाब से रखेंगे। फिर यहाँ पे अगर डिमांड बढ़ जाती है शादियों के टाइम पे, तो उस टाइम पे फिर जितना भी
गोल्ड का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अब बहुत हद तक पूरे संसार में गोल्ड का जो प्राइस है इंडिया डिटरमाइन करने लग पड़ेगा इन वजह से, क्योंकि हम एक प्रिंसिपल कंज्यूमर हैं। फिर एक और चीज़ यहाँ पे हमने देखा कि अब एनएससी यहाँ पे एक कनेक्ट भी लॉन्च किया है गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। तो ये क्यों हुआ है? वैसे तो ये एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पर मैं आपको बहुत ब्रीफली बता देती हूँ। मार्च 28 को 2022 में ही जो एनएससी आईएफएससी है उसने एक ऑपरेशनल अग्रीमेंट साइन किया था एसजीएक्स यानी कि सिंगापुर एक्सचेंज के साथ। हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है उन्होंने ये एक ऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया था। तो उस अग्रीमेंट में उन्होंने मतलब ऐसा कहा कि जितने भी ऑर्डर्स हैं जो निफ्टी डेरिवेटिव्स के ऑर्डर जितने भी होंगे जो एसजीएक्स इन डेरिवेटिव्स के देगा वो सारे इसी रूट के थ्रू आएंगे। मतलब मैं आपको बताती हूँ डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव मैं एक डॉक्यूमेंट खरीदूंगी, अगर मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फार्मर से 100 किलो धानी खरीदना चाहती हूँ, तो मैं लेकिन अभी उसके पास है नहीं, उसने बोला, और मैं अभी भी नहीं खरीदना चाहती, मैं चाहती हूँ कि जब रेनी सीजन आए तब वो मुझे 100 किलो वो डिलीवर कर दे, क्योंकि मुझे उस फार्मर की क्वालिटी पसंद आई। लेकिन अब क्योंकि मैंने बोला कि रेनी सीजन में वो मुझे देगा, तो फिर मैं उससे एक डॉक्यूमेंट खरीद लूंगी जिसमें वो कहेगा ठीक है रेनी सीजन में मेरी जितनी भी पैदावार होगी उसका 100 किलो मैं आपको दे दूंगा। तो फिर ये डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव में एक्चुअल में आप अमाउंट नहीं खरीद रहे होते, एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक वो होती है, गारंटी होती है कि ठीक है 100 किलो आपने खरीद लिया, जैसे ही रेनी सीजन में पैदावार होगी मैं आपको भेज दूंगा, तो उसका आप फिर पे कर देते हो। तो यही होता है, आप एक डॉक्यूमेंट होता है, एक शीट ऑफ पेपर होता है जो खरीदते हो, जिसे डेरिवेटिव कहते हैं। तो निफ्टी के जितने भी, आपको निफ्टी 50 पता होगा, निफ्टी के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो एसजीएक्स ने यानी कि सिंगापुर एक्सचेंज ने कहा था कि हम जितने भी ऑर्डर्स हैं उसका जितने भी ऑर्डर्स हैं वो कितने ऑर्डर हैं, कितने नंबर में ऑर्डर हैं, वो सबका रूटिंग अब इसी कनेक्ट के थ्रू होगा। वो मैच करा जाएगा, एक एक मैचिंग प्लेटफॉर्म है इस कनेक्ट पे, मतलब गिफ्ट सिटी में एक मैचिंग प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि कितने ऑर्डर आए हैं उतने ही डिलीवर किए जाएंगे। तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ गई, जितने ऑर्डर आ रहे हैं उतने ही डिलीवर किए जाएंगे। अब देखो ऐसा क्यों है, ये एक बहुत छोटी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि जो सिंगापुर एक्सचेंज है उसने एक अग्रीमेंट बहुत पहले एक और बार साइन की थी निफ्टी के साथ। उसने क्या अग्रीमेंट साइन की थी कि जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इक्विटी के डेट के वो हम आपसे लेंगे और हम एसजीएक्स में ट्रेड करेंगे, मतलब सिंगापुर एक्सचेंज ट्रेड करेगा उसे। तो फिर ऐसा क्या हुआ, बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इतने कि द अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टार्टेड बेटिंग ऑन इंडियन इक्विटीज। मतलब इंडियन इक्विटी जो निफ्टी की थी वो इतनी पॉपुलर हो गई कि बाहर वाले एकदम दावे से कह सकते थे कि ये तो ग्रो करेगी करेगी, एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इट। तो फिर जो सिंगापुर एक्सचेंज था उसे पता चल गया कि ये तो बहुत पॉपुलर हो रही है इंडिया की ये इक्विटी डॉक्यूमेंट्स। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक खुद से फ्रॉड एक वो ले आए, एसडीएक्स इंडिया फ्यूचर्स, एसडीएक्स इंडिया डेरिवेटिव्स, ऐसे ही वो, जबकि निफ्टी के थे भी नहीं, जस्ट बिकॉज उन्हें पता है कि इंडिया का नाम चल रहा है तो उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। फिर ये जो अग्रीमेंट थी टर्मिनेट हो गई क्योंकि इंडिया वाज रियली वेरी अपसेट अबाउट इट। इंडिया ने तो बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी अपील भी फाइल की, फिर उसके बाद इंडिया ने एक आर्बिट्ररी काउंसिल में भी इसकी वो फाइल की। तो फिर ऐसे ऐसे क्या हुआ, लेकिन फिर सुलह हो गई धीरे धीरे, क्योंकि फिर वो खुद से डेरिवेटिव्स बेचने लग पड़े थे अपने ही इंडिया को बना के। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये कनेक्ट लाया गया कि आप जितने ऑर्डर दोगे अपने एसजीएक्स पे ट्रेड करने के लिए निफ्टी को, उतना ही निफ्टी डिलीवर करेगी, आप उसके अलावा कुछ नहीं बेच सकते हमारे इंडिया के नाम पे। तो इसीलिए लाया गया। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। एक मेट्रो शेड है, जो आपने अगर आरए का केस पढ़ा होगा, अगर आप 2019 से कभी आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं या कभी भी सुना हो, अभी उद्धव ठाकरे जी भी जब वो अपने उससे जा रहे थे पद से, तो उन्होंने कहा था कि मेरी गवर्नमेंट की इतनी सक्सेसेस है कि हमने आरए जब फॉरेस्ट के टाइम पे जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे हमने उनकी बात को सुना, और हम खुद एक कॉन्जर्वेशनिस्ट हैं, हम इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, हम ऐसे स्टेप्स नहीं लेते जो सिर्फ कंज्यूमरिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं। हम बिल्कुल लोगों की और इस पूरे नेचर की रखवाली में हमने सबसे सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे। तो ऐसा उन्होंने कुछ कुछ कहा था। तो इसीलिए आरए अब बहुत ज़्यादा
हम बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन है इस टाइम पे। कल भी एक न्यूज़ आई थी तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। एक्चुअली क्या हुआ है वहाँ पे, 2 FIR फाइल हुई हैं प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो एक मेट्रो शेड वहाँ पे बनने नहीं दे रहे आरे फॉरेस्ट लैंड पे। और फिर सेक्शन 37 बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत बहुत ऐसे लोगों के खिलाफ कि जो वो लोग ऐसे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पब्लिक ऑर्डर को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, वो ऑर्डर नहीं रहने दे रहे, ऐसे ऐसे किया। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है? मेट्रो शेड पहले जो बनना था वो 2019 में उद्धव ठाकरे ने मतलब ऐसा बोला था कि वो मेट्रो शेड नहीं बनेगा। लेकिन अब जब क्योंकि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, एकनाथ शिंदे जी बन चुके हैं, उन्होंने उस ऑर्डर को रिवोक कर दिया। अब वहाँ पे मेट्रो शेड बनेगा। मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल में ये पूरा आरए का क्या प्रोटेस्ट थी, क्यों आरए लैंड क्यों इतना सेंसिटिव है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। जो आरए फॉरेस्ट है ना, बेसिकली आरए की जितनी भी ब्लॉसमिंग है मेट्रोपॉलिटन रीजन में, ये बहुत ही संजय गांधी नेशनल पार्क के क्लोज है, बहुत ही कम एरिया है दोनों के बीच में। तो इसीलिए एक्टिविस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि आरए इज अ पार्ट ऑफ द सेम वेजिटेशन कवर, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द संजय गांधी नेशनल पार्क ओनली। एंड सिंस संजय गांधी नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क, इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, so you cannot really do you cannot really have your own way as far as the construction part is concerned। आप नहीं कर सकते ये सब कुछ, आप नेचर को हार्म नहीं कर सकते क्योंकि वो एक नेशनल पार्क का पार्ट है। और ये जो साइट है, आरए साइट है, वो मिथी रिवर के बैंक पे बसी हुई है। एक रिवर है मिथी रिवर के बैंक पे बसी हुई है, जिसके बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसके अंदर फ्लो करती हैं मिथी रिवर में। तो अब कईयों का कहना, बहुत सारे एक्टिविस्ट ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि जब यहाँ पे ये मेट्रो शेड बनाया जाएगा, कार पार्किंग मेट्रो शेड की बात हो रही है बेसिकली, तो ये जब बनाया जाएगा तो इसकी दो सबसे बड़ी हानियां हैं। एक तो ये कि जितना भी ये पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, ये खुद में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, जितनी भी ऑयल होगी, ग्रीस होगी या बाकी पोल्यूटेंट्स होंगे वो इस रिवर में गिरेंगे, ग्राउंड मतलब मिथी रिवर में करेंगे, उसको पोल्यूट कर देंगे। और ग्राउंड वाटर भी फिर जो होगा वो भी डिटोरियोरेट हो जाएगा उसकी क्वालिटी। तो फिर ये तो इट इज़ एक्चुअली हार्म टू द नेचर। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि आप ये जो मेट्रो शेड के पिलर्स लगाओगे ना, क्योंकि इसमें इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज गिरती हैं, इतने सारे चैनल्स हैं इस रिवर के, तो ये तो मुंबई को फ्लड कर देगा। तो वाई आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, ऐसा एक्टिविस्ट का कहना है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, जो मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वो इतनी एडमेंट क्यों है कि हम तो कार शेड यही बनाएंगे? क्यों बनाना चाहती है? देखिए, जब भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन करनी होती है तो बहुत सारा कॉस्ट लगता है, राइट? लेकिन अगर ये आरए लैंड है, ये क्योंकि उनका मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का कहना ये तो इट इज़ अ लैंड ऑफ द स्टेट, ये तो स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। अब स्टेट गवर्नमेंट आपने कह दिया ना, फिर मुंबई रेल कॉरपोरेशन तो स्टेट गवर्नमेंट की एक आर्म है, तो ये तो उनका ही हुआ ना। तो क्योंकि ये हमारा है तो फिर जितने भी इतना कॉस्ट होगी, एक इतना मैसी प्रोसीजर होता है एक्विजिशन का, इतना डिले हो जाता है, वो सब इनको अंडरटेक नहीं करना पड़ेगा। दे वुड नॉट हैव टू टेक द पेन्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, क्योंकि उन्हीं का लैंड है, सरकार का ही लैंड है, तो फिर उस पर जाके आप मेट्रो शेड बनाना लग पड़ते हो स्टेट के ऑर्डर्स के थ्रू। तो जब ये 2019 में जब उद्धव ठाकरे जी आए थे तो फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो 600 एकड़ की ये जगह है आरए लैंड की, उसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था। रिजर्व फॉरेस्ट, देखिए जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो सेंट्रल रजीम ही सिर्फ उसको, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, सिर्फ वही डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट उसे डिक्लेयर करती है कि हाँ अच्छा ये पर्टिकुलर एरिया रिजर्व फॉरेस्ट है, तो उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट वो डिक्लेयर कर दिया था। आप पता है जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, यानी कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये प्रोटेक्टेड एरियाज तो होते हैं लेकिन ये रिजर्व फॉरेस्ट से एक लेवल लो है प्रोटेक्शन के मामले में। क्यों? क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट जो है, रिजर्व फॉरेस्ट में हंटिंग, ग्रेजिंग या किसी तरह की भी कमर्शियल एक्टिविटी कंप्लीटली बैन होती है, इट इज़ कंप्लीटली बैन्ड। लेकिन जो प्रोटेक्टेड एरियाज में है उसमें कभी कभी कई सिचुएशंस में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उन्हें परमिशन दे देती हैं। जैसे अगर आप बिल्कुल ही आसपास रह रहे हो, कुछ लोग तो वहाँ पे हंटिंग करने की परमिशन मिल जाएगी आपको, अगर आप टाइगर रिजर्व के बिल्कुल आसपास रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कमर्शियल कई प्रोजेक्ट्स के लिए भी कभी कभी वो मिल जाती है। लेकिन इन द केस ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट सच परमिट्स। तो बस यही था आरए फॉरेस्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जयशंकर पुशेस फॉर छापाहार पोर्ट। ओके, अभी आपको पता होगा कि शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की
उनका एक प्रपोजल था कि वो ईरान को एज अ परमानेंट मेंबर अपने में वो करेंगे, दाखिल देंगे उनको एज अ परमानेंट मेंबर, जो बिल्कुल सबका एक वेलकमिंग सपोर्ट मिला है हर मेंबर का। और इंडिया ने भी अपना सपोर्ट दिखाया है, जयशंकर जी ने, जब उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर्स की एक समिट में ये कहा कि वी आर रियली वेलकम टू द सबमिशन और द इंक्लूजन ऑफ ईरान इनटू द SCO। तो ये उन्होंने कहा। और देखिए अब जब ये हो रहा है तो ईरान का आना एक और एडेड डायमेंशन के साथ आता है। अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही मेंबर्स हैं SCO के। तो पाकिस्तान देखिए ईरान के आने पे क्या कह रहा है कि उसने CPEC को वो दिया है ना। अब आपको पता होगा बहुत दिनों से ये चल रहा है कि पाकिस्तान और चाइना ये कह रहे हैं हम वेलकम करते हैं कोई भी थर्ड पार्टी अगर CPEC को ज्वाइन करना चाहती है। और फिर इंडिया ने कहा वी आर वेरी क्लोजली वॉचिंग ऑल ऑफ द टॉक्स यू गाइज आर हैविंग, क्योंकि जो CPEC है कॉरिडोर, ये जितने भी आप प्रोजेक्ट CPEC के अंदर कर रहे हो ये POK में कर रहे हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन में, है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन में कर रहे हो। और उसको आज तक हम इलीगली ऑक्यूपाइड कहते हैं, वो इंडिया की टेरिटरी है। तो इंडिया की टेरिटरी पे अगर कोई और तीसरी कंट्री आके पाकिस्तान और चाइना के साथ फिर एक और कोई तीसरी कंट्री आके ज्वाइन कर लेती है, वो इट इज़ वॉइड अब अनिशियो, हमारी तरफ से वो बिल्कुल ही खारिज है शुरू होने से पहले ही। ये CPEC में किसी और का भी इंक्लूजन, CPEC तो खुद ही में एक खारिज हम मानते हैं, पर किसी का इंक्लूजन भी। तो फिर लेकिन उन्होंने प्रमोट किया कि आप CPEC में आइए, ईरान वगैरह जैसी कंट्रीज हम तो बिल्कुल वेलकम है। लेकिन इंडिया का जो नैरेटिव था अब ईरान के साथ आता है छाबार पोर्ट का नैरेटिव, है ना, क्योंकि हमने उनके साथ ये ट्राइलेटरल अग्रीमेंट साइन किया हुआ था। तो इंडिया ने, जयशंकर जी ने ये बोला कि अच्छी बात है ईरान आ रहा है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि जो छाबार पोर्ट की कनेक्टिविटी है पूरे रीजन में फैले, और ये जो SCO जो यूरेशियन रीजन है वहाँ पे और देश इससे कनेक्ट हो, छाबार पोर्ट को और सपोर्ट मिले। तो एंड दैट इज व्हाई वी पुश फॉर द इंक्लूजन ऑफ ईरान इनटू द SCO। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हम देखते हैं SCO के बारे में। तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज नॉट अ टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन। परमानेंट क्यों है? क्योंकि इसका खुद का एक सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में, तो इसलिए एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या है बेसिकली, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम बेसिकली पीस को, सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है इस यूरेशियन रीजन में। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2001 में, और जो SCO चार्टर है उसे साइन किया गया था 2002 में। मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जिस हिसाब से SCO चलेगा, ये सब कुछ चार्टर के अंदर था। और क्या हमारे मोटो है क्या SCO का, ये 2002 में साइन किया गया था और इसे फोर्स में लाया गया 2003 में। तो फिर उसके बाद आप जानिए कि 2001 में तो मैंने बोला कि एस्टैब्लिश हुआ था SCO, लेकिन 2001 से पहले S5 था, शंघाई 5, एक ग्रुप था जिसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। तो ये S5 थे इससे पहले 1996 में इन्होंने अपना ग्रुप बनाया था। और क्यों बनाया था, एक पता है, ये एक टॉक है रीजनलाइजेशन टॉक। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये S5 वाला जो हुआ था, ये जो स्टार्ट हुआ था 1996 से, हमें सीखना चाहिए, बल्कि इंडिया पाकिस्तान अपने जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सकता है। अब अगर हम ऐसे रीजनलाइजेशन को प्रमोट करें जो चाइना ने, रशिया ने, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर किया, और सच में आज स्टेबिलिटी है, दे ऑल आर वेरी हैप्पीली लिविंग टुगेदर। मतलब आपने कभी देखा सेंट्रल एशिया ने कभी रशिया के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, या सेंट्रल एशिया ने कभी चाइना के अगेंस्ट कुछ बोल दिया? नहीं, दे आर ऑन वेरी गुड टर्म्स विद ईच अदर। तो ऐसे कहीं इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि हम इंडिया एंड पाकिस्तान शुड एक्चुअली लर्न फ्रॉम SCO। तो क्या हुआ था जब S5 बना था 1996 में, तो क्यों बना था? क्योंकि वो बॉर्डर को प्रॉपरली डिमार्केट करना चाहते थे। इसीलिए लोग कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को अपना LOC डिमार्केट करना है, तो ऐसे S5 जैसा कुछ करें, अपनी बातों को, अपनी टॉक्स को इतना सीरियसली लें। फिर जितना भी आपने देखा होगा 1991 में, तो जो सोवियत यूनियन थी वो
डिसइंटीग्रेट हो गई थी, तो उस टाइम पे जितना भी मटेरियल वो था, मिलिटराइजेशन था फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स का, उनके पास बहुत सारे वेपन्स पड़े हुए थे, ये सब कुछ था, तो उसका डीमिलिटराइजेशन करने के लिए, बॉर्डर को डिमार्केट करने के लिए चाइना और बाकी सोवियत संघ के जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए बॉर्डर्स पे, इसीलिए S5 ग्रुप बनाया गया था। फिर क्या हुआ, उज्बेकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया 2001 में, तो फिर इसको रीनेम कर दिया गया SEO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा 2017 में फिर इंडिया और पाकिस्तान इनके मेंबर्स बन गए। तो अब कुल मिला के पहले जो 8 मेंबर होते थे अब 9 है, अब ईरान के बाद। तो ऐसे कौन से 9 मेंबर्स हैं, मैं बहुत ही जल्दी आपको बता देती हूँ। एक तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड नाउ ईरान। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SCO, क्या स्ट्रक्चर है, कितने कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी हेड्स हैं जो इन्हें लीड करते हैं। एक होता है फर्स्ट हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, जितने भी इंटरनल फंक्शनिंग के डिसीजन होते हैं, या फिर SCO कौन सी, फॉर एग्जांपल SCO वर्ल्ड बैंक से कैसे डील करेगा, SCO IMF से कैसे डील करेगा, या फिर SCO UN से कैसे डील करेगा, ये जितने भी डिसीजन होते हैं ये हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल लेता है। फिर एक आती है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। अब ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल जो है, ये जितना भी SCO का बजट है, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन के लिए आपने कितना डिमार्केशन किया, या फिर जितना भी इकोनॉमिक एरिया है वो सब कुछ ये कंपोनेंट हैंडल करता है। फिर एक आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं, और ये डे टू डे एक्टिविटीज जितना भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है उन्हें हैंडल करता है। फिर एक आता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम रैट्स कहते हैं। तो ये इस रीजन में, यूरेशियन रीजन में जितना भी एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, ये सब कुछ कर्ब करने के लिए जो रैट्स है वो हमेशा तैयार रहता है। बट इट इज़ वेरी आयरॉनिकल, क्योंकि मतलब आपने देखा होगा कि ये लोग अभी तक अफगानिस्तान के बारे में तो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो भी एक रीजन का एक्सटेंडेड पार्ट ही है। सो ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो फिर मैंने अभी जैसे आपको बताया कि SCO का जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में एस्टैब्लिश्ड है। तो ये सेक्रेटेरिएट ज़रूरी क्यों होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट क्यों बनती है, कैसे बनती है, फिर सेक्रेटेरिएट ने करना क्या होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी एनालिसिस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है जो चाहिए होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो जो होस्ट कंट्री है ना वो प्रोवाइड करती है। कुछ भी हो रहा है पूरे संसार में, उससे अप टू डेट रखना वो सेक्रेटेरिएट में होता है सब कुछ। तो और जो इस सेक्रेटेरिएट की ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है वो रशियन और चाइनीज़ है। हम थोड़ा सा जान लेते हैं छाबार पोर्ट के बारे में। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़, आई एम रियली सॉरी फॉर बॉदरिंग यू अ लॉट, पर आप प्लीज़ एक इमेज खोल लीजिए, गूगल पे आप सर्च कीजिए, साथ साथ जैसे मैं छाबार पोर्ट के बारे में बता रही हूँ, आप प्लीज़ उसकी लोकेशन देखिए कि वो कितना दूर है गवादर पोर्ट से, कितना दूर है ज़रांज से, ये सब कुछ प्लीज़ देखिएगा। मैं आपको एक बारी ब्रीफ में बता देती हूँ साथ साथ। तो जो छाबार पोर्ट है वो गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, एंड इट इज़ ओनली 72 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द गवादर पोर्ट इन पाकिस्तान। गवादर पोर्ट जो पाकिस्तान में चाइना ने बनाया है उससे सिर्फ 72 किलोमीटर्स की दूरी पे स्थित है। और ये बिल्कुल आप देखेंगे अगर उस इमेज में जो आपने गूगल पे खोली होगी, तो उसमें ये एक ओशियानिक पोर्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल ओशन के उस पे शोर पे बसा हुआ है। तो ये इट इज़ द ओनली ओशियानिक पोर्ट ऑफ ईरान, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट पोर्ट्स, शहीद बेहिश्ती एंड शहीद कलांतारी। तो ये बना कब था, ये जब मई 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलके एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट किया था कि हम एक ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाएंगे जिसका नाम छाबार पोर्ट के थ्रू बनेगा। तो बेसिकली इसका एम ये था, मोटिव ये था कि पाकिस्तान को बाईपास कर सकें, क्योंकि हर ट्रेड भेजना है, पाकिस्तान आए दिन कुछ लगा देते हैं, इंडिया से कुछ होता है, कोई थोड़ी सी लड़ाई हुई कि हम ट्रेड रोक देंगे, हम यहाँ से अपने कोई ट्रक नहीं जाने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। तो कहीं कहीं चीज़ें रेल के रूट के थ्रू या एक लैंड रूट के थ्रू ही जा सकती हैं, पर पाकिस्तान क्योंकि अब बीच में पड़ता है, अगर आप उस इमेज में देख रहे होंगे पाकिस्तान बिल्कुल बीच में पड़ता है। इंडिया के यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के यहाँ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ में ईरान है। तो जब वो बीच में पड़ जाता तो बहुत अड़ंगे डालता था, तो इसलिए पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए ये लाया गया था। तो फिर उन्होंने ये कहा था छाबार पोर्ट तो हम चलो ओशियानिक उस पे स्पॉट पे बना देंगे, ईरान के बिल्कुल जो ओशन की तरफ जो जगह है वहाँ पे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको जाहिदान से कनेक्ट कर देंगे एक रेल लाइन के थ्रू। जाहिदान आपको पता है कि बिल्कुल अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे बसा हुआ है, आप प्लीज़ उस इमेज में देखिए। फिर ये क्या होगा कि अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो भी प्रॉस्पर करेगा, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी उसकी, इनफैक्ट ओशियानिक रूट से उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए इन्होंने लेके आए। अब हम देखते हैं मानस रिजर्व में 2.5 टाइग्रेसेस हैं फॉर एवरी टाइगर।
अब इन्होंने जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इन्होंने बोला है अपनी एक एनुअल वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बोला है कि जो मानस टाइगर रिजर्व है उसके अंदर अगर एक टाइगर है तो एक टाइगर के लिए 2.4 टाइगर्सेस है, मतलब जो टाइगर्सेस हैं वो ज़्यादा है टाइगर से, ठीक है। तो मतलब फीमेल कॉम्पोनेंट ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर हम जान ले कि ये जो रिजर्व है टाइगर रिजर्व, उसका एरिया कितना है 2837.31 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया है वो है 536.22 स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ पे 52 एडल्ट टाइगर है और 8 कब्स हैं, मतलब 8 बच्चे हैं टाइगर्स के, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बहुत ब्रीफली हम मानस नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, एक एलिफेंट रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑलमोस्ट हर पदवी मानस नेशनल पार्क को दी गई है। तो और जो इसका एरिया है इट इज कॉन्टिग्यूअस विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क ऑफ भूटान, तभी इसे एक ट्रांसनेशनल नेशनल पार्क भी कहते हैं, क्योंकि जो भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क है वो बिल्कुल ही इसका एरिया बिल्कुल अलाइन करता है उसके साथ। और जो मानस रिवर है वो इसके थ्रू फ्लो करती है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। और आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, वैसे आज तो हम इसे टाइगर रिजर्व के लिए देख रहे हैं न्यूज़ में, ये टाइगर की पॉपुलेशन की वजह से है, लेकिन यूजुअली इसे राइनो की वजह से ये बहुत ज़्यादा हॉटलाइंस में रहता है, क्योंकि इसमें जो राइनो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट एक टाइम पे सिर्फ यहीं पे राइनो रह गए थे। तो फिर अभी जो उनकी राइनो पॉपुलेशन है वो 40 है, यू मस्ट रिमेंबर दिस, इट इज़ 40। अब हम आते हैं, शायद ये आज का द हिंदू का लास्ट आर्टिकल है, जी हाँ। अब रशिया ने सपोर्ट दिया है चाइना को ओवर ताइवान। आपको पता होगा जो यूएसए की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो शायद विजिट करने वाली हैं ताइवान में, तो ये सबसे हाईएस्ट वो होगा, हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव विजिट होगी, क्योंकि ये एक सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये मतलब चाइना बहुत ही ज़्यादा इसको प्रोटेस्ट कर रहा है कि नहीं हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हाउ कैन यू डू दैट, आप तो ऐसा करके ताइवान को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, हम तो वन चाइना पॉलिसी करते हैं, क्योंकि ताइवान तिब्बत और हांगकांग ये सब चाइना का इंटीग्रल पार्ट है एंड वी आर वन चाइना। तो आप ताइवान में अलग से जाके, वो भी यूएसए की इतनी बड़ी अथॉरिटी वहाँ पे विजिट कर रही है, तो आप तो रिकॉग्नाइज कर दोगे कि ताइवान एक सेल्फ रूल्ड आइलैंड है और एक खुद में एक कंट्री है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बाइडन को भी फोन मीटिंग में अपना रियटरेट किया कंसर्न, तो बस यही, और इसीलिए रशिया ने कहा है ये तो बिल्कुल मतलब चाइना का हक है, आपको तो पता ही है, क्योंकि चाइना ने सपोर्ट कर दिया रशिया को यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में, तो आजकल तो रशिया का बहुत इंक्लिनेशन चाइना की तरफ हो ही गया, तो रशिया कहती है तो बिल्कुल उसकी सॉवरेनिटी का सवाल है, ये तो बिल्कुल उसका हक है, उसका इंटीग्रल पार्ट है ताइवान, तो ऐसी कोई भी कंट्री जो उसकी सॉवरेनिटी में इंटरफेयर करेगी हम भी मतलब इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। सो दिस वाज ऑल। अब हम देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अच्छा क्यों है? क्योंकि ये अलग है। हम इतने दिनों से फैक्ट्स पढ़ रहे हैं रुपी डेप्रिसिएशन के बारे में, एनालिसिस कहीं भी नहीं बहुत अच्छे से किसी ने एक्सप्लेन किया, तो ये एक थोड़ा सा हटके आर्टिकल है, तो देखते हैं। द इंडियन रुपी हैज़ बीन इन फ्री फॉल, क्योंकि आपको पता है कि पहले अगर 70 रुपये $1 खरीद पाता था, तो आज 80 रुपये $1 खरीद पाता है, तो क्योंकि इंडियन रुपी एक फ्री फॉल में है। सम कॉमेंटेटर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट इट हैज़ फॉलन लेस अगेंस्ट द US dollar than a lot of other currencies. They neglect to mention that a large part of this alleged relative strength of the rupee vis-a-vis other currencies is due to the sale of dollars by RBI. ओके अब ऐसे बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं इतनी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडिया की करेंसी भी डेप्रिशिएट कर रही है, लेकिन बाकी कंट्रीज की तो और ज़्यादा कर रही है। आप यूरो देखो, आप पाउंड देखो, आप और भी बाकी सारी करेंसीज देखो, इनफैक्ट कोरियन करेंसी तो 10% पहले से कम हो गई है, इंडिया की तो सिर्फ 7.5% ही कम हुई है ना डॉलर के मुताबिक, लेकिन बाकी कंट्रीज, एशियन कंट्रीज तो और ज़्यादा बुरी हालत में है। तो आपको ये नहीं पता, आप ये बात ही बोलते बोलते ये चीज़ निगलेक्ट कर रहे हो कि ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है रुपी की बाकी करेंसीज के मुकाबले डॉलर के अगेंस्ट, वो इसलिए है क्योंकि आरबीआई ऑलमोस्ट अपना 10% फॉरेन रिजर्व्स इसको रुपी को स्टेबलाइज करने में, थोड़ा सा उसकी हालत ना बिगड़ने में यूज कर चुका है ना। तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। पिछले 9 महीने में, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था कि पहले हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो कम से कम $621 बिलियन कुछ ऐसा था, लेकिन आज वो सिर्फ $500 बिलियन के आसपास कुछ है, $521 बिलियन आई थिंक। तो आप ये नहीं देख रहे कि 9 मंथ्स के अंदर अंदर 10% हमारा फॉरेन रिजर्व भी तो खत्म हो गया, जो आरबीआई ने बचाने में लगा दिया, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं। अब फॉरेन रिजर्व लगा क्यों रही है, आपको ये बता देती हूँ अब, क्योंकि आपको पता है कि रुपी बहुत ज़्यादा हो गई है। रुपी ज़्यादा हो गई है तो रुपी की जब सप्लाई इतनी ज़्यादा है, तो फिर इतनी सारी रुपी, और डॉलर बड़ा कम है हमारी इंडियन मार्केट में। डॉलर कम होगा, रुपी ज़्यादा होगी, तो जो चीज़ ज़्यादा में मिलने लग पड़ती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो चीज़ कम है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसलिए रुपी अब जो आरबीआई है वो सख्त करने लग पड़ी है। तो जब रुपी आप कम कर दोगे और थोड़े बहुत डॉलर सेल करने लग पड़ी है, जब डॉलर वो दे दोगे तो थोड़ा तो रुपी की वैल्यू भी बढ़ने लग पड़ेगी, क्योंकि आपने रुपी को भी थोड़ा कम करके उसकी वैल्यू बढ़ा दी। तो ये सब कर रहे हैं। A developing economy needs foreign exchange to finance। अब एक डेवलपिंग इकोनॉमी, ये किसी भी इकोनॉमी के ऊपर, एक डेवलपिंग इकोनॉमी को फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे अपनी जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको फिनेंस करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, डॉलर्स चाहिए होते हैं, या जोन सी भी फॉरेन करेंसी है वो चाहिए होती है। और हमें फॉरेन करेंसी दोनों चीज़ों के लिए चाहिए, अपने करंट अकाउंट के लिए जो हम डेली बेसिस पे गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं या सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, उसके लिए भी चाहिए। और कैपिटल अकाउंट के लिए हमें मशीन लेके आनी है, बाहर से एसेट्स खरीदने हैं, या फिर बाहर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, बाहर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है, या फिर बाहर के बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। कैपिटल अकाउंट के लिए भी ज़रूरी है, तो तब भी आप करोगे तो उसी में ना, इन्वेस्ट तो आप फॉरेन करेंसी में करोगे, तो दोनों चीज़ों के लिए हमें फॉरेक्स चाहिए होता है। अ कंट्री कैन अक्यूमुलेट रिजर्व्स बाय रनिंग करंट अकाउंट सरप्लसेस। अब देखो, जब हमारे पास इतना ज़्यादा, जब आपने अभी पीछे देखा कोविड के टाइम पे हमारे पास बहुत सारा फॉरेक्स था, वो इकट्ठा हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि हम पहली बार, ऐसा हुआ था पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, कि हम करंट अकाउंट सरप्लस में थे। क्यों? क्योंकि जो हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और हमारे सर्विस एक्सपोर्ट थे वो बाकी जो हमारे गुड्स इम्पोर्ट के ज़्यादा होने को फिनेंस कर देते थे। मतलब जो हमारा सर्विस का एक्सपोर्ट है, चाहे ठीक है हमारे गुड के इम्पोर्ट ज़्यादा है, लेकिन हमारा सर्विस का जो एक्सपोर्ट था वो इतना ज़्यादा था, हमें डॉलर इतने ज़्यादा आ रहे थे कि हमारा वो कहीं ना कहीं सरप्लस में रह रहा था। मतलब इम्पोर्ट हम कितने भी गुड्स कर लें, लेकिन डॉलर का सरप्लस रह रहा था। और बाय इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, तो दो तरीके होते हैं हमारे फॉरेक्स को बढ़ाने के लिए। जैसे अभी मैंने बताया, अगर हमारे पास करंट अकाउंट सरप्लस हो जाए, जो हमारा 2020 के और 21 के टाइम पे था कोविड के दौरान, और या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में आरबीआई की इंटरवेंशन। अभी मैं बताऊंगी कैसे। इंडिया यूजुअली, जैसे मैंने आपको बताया अभी, हाँ, इज रिजर्व्स आर देन accumulated solely through sterilized interventions when foreign entities want to invest in Indian assets, the RBI gives them rupees। अब देखो, मैंने आपको बताया एक और तरीका होता है जिससे आरबीआई क्या करती है, फॉरेक्स का अक्यूमुलेशन बढ़ जाए उसके पास। वो क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करना स्टार्ट कर देती है। वो क्या करेगी, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो हमारे यहाँ के स्टॉक्स या डेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडियन एसेट्स में, तो फिर आरबीआई क्या करेगी कि उन्हें, वो फॉरेन करेंसी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस क्या कर देगी, रुपी में वापस कर देंगी। ठीक है, वो आपकी टेंशन है, आप उसे एक्सचेंज करवाओ, अपने वहाँ की करेंसी में करवाते रहो, लेकिन हम इससे क्या करते हैं, हम फॉरेन करेंसी हमारे पास आ जाती है और रुपी हम दे देते हैं। इससे रुपी और ज़्यादा डेप्रिशिएट भी नहीं होती, और फॉरेन एक्सचेंज एक्यूमुलेशन भी बढ़ जाता है। माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट दिस मे कॉज अ सर्ज इन इन्फ्लेशन, द आरबीआई देन सेल गवर्नमेंट बॉन्ड्स सकिंग आउट द एडिशनल रुपीज। अब देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक अलग डायमेंशन बताया, लेकिन जब हमारे पास फॉर एग्जांपल डॉलर बहुत सारे आ गए, क्योंकि आरबीआई ने रुपये वापस दे दिया वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे, है ना, लेकिन जब हमारे पास फॉरेन है, तो जो डॉलर है, तो डॉलर भी तो हमारे इंडिया में जब आए, तो जो हमारे यहाँ के लोग डॉलर तो यूज़ नहीं करेंगे। आप किसी दुकान पे जाके ये तो नहीं कहोगे मुझे $1 की एक टॉफ़ी दे दो। आप अपने देश में तो रुपये में ही खरीदोगे ना, तो आप उस डॉलर को कन्वर्ट करवाओगे। तो अगर आपके पास डॉलर ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे देश के लोगों के पास डॉलर आ गए, किसी भी एक्सपोर्टर के पास फॉर एग्जांपल आपके पास डॉलर आ गए, तो आप उसको इंडियन रुपये में तो कन्वर्ट करवाओगे। आपने तो ये भारत में ही रहना ना, आप उसको कन्वर्ट कराओगे तो बड़े सारे रुपये आ गए। अब रुपये बढ़ गया फिर, क्योंकि डॉलर तो यहाँ कन्वर्ट करवाओगे, तो फिर अगर $1 है वो 80 रुपये दे देगा आपको, फिर यहाँ तो आपकी वैल्यू बड़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब रुपये ही रुपये है। फिर रुपये का तो और डेप्रिसिएशन हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि रुपये ज़्यादा हो गई तो आपके पास बड़ा सारा पैसा, आप डिमांड बढ़ जाएगी आपकी, सप्लाई कितनी भी हो, लेकिन आप लेने लायक बन जाओगे बड़ी बड़ी चीज़ें, क्योंकि आपके पास रुपये ज़्यादा है। तो ऐसा ना हो, रुपये और ज़्यादा डेप्रिशिएट ना करे, इन्फ्लेशन ना बढ़े, तो आरबीआई क्या करती है ऐसी स्थिति में, गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करने लग पड़ती है। बॉन्ड्स सेल करेंगे तो क्या होगा, उनके पास रुपये आ जाएगा, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करेंगे उन बॉन्ड में, तो जो फालतू का रुपये मार्केट में है, देश में है, वो सक हो जाएगा मार्केट से।
तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स राइज एंड आर मैच्ड बाय एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग, वही इधर एक्सप्लेन किया. बट इन रीसेंट मंथ्स वी हैव विटनेस्ड अ रिवर्सल ऑफ दिस प्रोसेस. देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन फाइनेंस कैपिटल with reserves falling एंड द रुपी डेप्रिशिएटिंग. अब आपने पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि जो FPIs हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो बहुत ही वैसे भी जो FPI इन्वेस्टमेंट होती है वो तो हॉट मनी होती है. अगर आपको उनको किसी भी देश में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जैसे आज USA दे रहा है, अगर कोई भी देश देगा तो जहाँ वो हो थाली के बैंगन की तरह लुढ़क लेते हैं. तो अगर आज USA दे रहा है तो वो वहाँ चले गए. तो इसीलिए इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ से अपना कैपिटल जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो लेके वापस जा रहे हैं, अपनी अपनी कंट्रीज में जा रहे हैं जहाँ उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है. तो इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन कैपिटल हमारे पास है, वो भी कम हो रहा है. इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज टेंड टू बी प्रो सिक्लिकल. Okay, that is they move with the world economic activity. Hence, a depreciation of our currency is unlikely to see our exports rise. अब क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो भी तो बड़ा ख़राब है. क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. बाकी देशों में तो 2 डिजिट इन्फ्लेशन चल रही है. आप एडवांस इकोनॉमीज में देखिए, पहली बार USA में ऐसा हुआ था. उस इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं है वो, कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, 2 डिजिट इन्फ्लेशन यूरोप में हर जगह. तो अब फिर जब वो उनके पास इतनी महंगाई है, तो जब डिमांड ही नहीं है उनके पास, फॉर एग्जांपल पहले वो इंडिया से कुछ इंपोर्ट कर रहे थे, है ना, तो अब ठीक है हम कह दें कि रुपी डेप्रिशिएट कर रही है तो यहाँ के एक्सपोर्टर को फायदा हो जाएगा, क्योंकि यही होता है ना, जब डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी होती है तो एक्सपोर्टर्स फायदे में रहते हैं और इम्पोर्टर्स घाटे में रहते हैं. लेकिन इस केस में तो एक्सपोर्टर्स को भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड का ऐसा है कि डिमांड ही नहीं है एक्सपोर्ट्स के लिए. तो एक्सपोर्टर्स कौन सा फायदा उठा लेंगे, क्योंकि देयर इज नो डिमांड इन द इंटरनेशनल फोरम व्हेन कैपिटल इनफ्लोज वर टेकिंग प्लेस. ओके, फिर इन्होंने ये बताया कि जब बहुत सारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, कैपिटल का इनफ्लो हो रहा था, आपको पता होगा जब से कोविड चल रहा है तब से हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुई है. तो उस टाइम पे जब हो रहा था तो RBI ने ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा करने की कोशिश की. तभी आपने देखा होगा हर आए दिन न्यूज़ आती थी कि रिकॉर्ड हाई पे हमारा फॉरेक्स पहुँच चुका है. तो फिर इसलिए थोड़ा सा रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट भी हो गई थी, थोड़ी बढ़ भी गई थी. तो यू नो ओके, वाइल एक्सपोर्ट, हाँ, लेकिन इससे क्या हुआ कि जब रुपी अप्रिशिएट करती है तो फिर आपको पता है कि इंपोर्ट बढ़ जाता है, इंपोर्टर्स को क्योंकि फ़ायदा होता है. तो इसलिए एक्सपोर्ट सेक्टर तो बेचारा उठने से पहले ही ख़त्म हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर मैंने आपको बताया जब एप्रिसिएशन होती है तो वो और ज़्यादा बुरी हालत में होता है. जब डेप्रिसिएशन होती है तो फ़ायदे में रहता है, और अगर एप्रिसिएशन होती है तो घाटे में. वाइल द इम्पोर्ट कंपीटिंग सेक्टर्स गेव वे टू, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जो इम्पोर्टर्स फायदे में तो थे, उन्होंने खुद को और फायदा देने के लिए ऐसी जगहों से इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया जो बहुत ही चीप, जहाँ से इम्पोर्ट करे जा सकते हैं, जैसे चाइना. तो इसलिए चाइना से भी और डिपेंडेंस बढ़ गई बल्कि इस प्रोसेस में हमारी. तो as long as capital flows were strong, foreign reserves kept piling up and the currency in real terms was strong. ठीक है, गिव राइज टू, फिर जब जैसे बहुत सारा हमारे पास उस टाइम पे फॉरेक्स बढ़ता रहा, फिर सबको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया, कंपनीज को भी, कॉर्पोरेट क्लास को भी, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी, हमारी गवर्नमेंट को भी, RBI को भी, कि हमारे तो अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, अभी परमानेंट रहेंगे. तो हम कंप्लेसेंट हो गए. इनफैक्ट हम तो अलग ही लेवल पे चल रहे थे तब. तो फिर जो ट्रेड कर रहे थे वो ट्रेड ही ट्रेड करी जा रहे हैं, तो बिना सोचे कि कल को एक्सचेंज रिस्क कितना हो सकता है. जितने जो इंडियंस थे वो बाहर बोरो कर रहे थे फॉरेन करेंसी में, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, आपको पता होगा ECB, जो हमारी यहाँ की जो कॉर्पोरेट क्लास है, अगर वो बाहर के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उन्हें फॉरेन ऐसा खरीदते हैं, पैसा लोन लेते हैं, तो वो उन्हें वापस भी तो फॉरेन करेंसी में ही करना है. लेकिन उनको उस टाइम पे नहीं, उनको लगा हमारे पास तो फॉरेक्स ही बतेरा है यहाँ पे, तो मतलब हम तो करते ही रहेंगे, हम तो बूम में चल रहे हैं. लेकिन फिर उनको एक भी बार दिमाग में नहीं आया जो हम लोन बाहर से ले रहे हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को द्वारा, वो वापस भी तो करना है. अगर कल को बाय चांस डॉलर का रेट बढ़ गया तो फिर तो हमें और ज़्यादा हम घाटे में रहेंगे, क्योंकि हमें बड़े सारे रुपये को इकट्ठा करके डॉलर बनेगा हमारा एक. तो उस टाइम पे किसी ने ये बात सोची नहीं थी. RBI थ्रू कॉशन, तो फिर RBI ने और क्या किया, RBI आपको पता होगा आउटवर्ड रेमिटेंसेस पे एक बहुत ही हाई कैप है, मतलब $2,50,000 तक का जो रेमिटेंस है वो उस तक आप अगर बाहर रेमिट कर रहे हो ना अपनी फॉरेन करेंसी में, अगर कोई बाहर भेजना चाहता है अपना, कोई बच्चे वगैरह बाहर रहते हैं, इतनी रेमिटेंसेस तक तो RBI सवाल भी नहीं पूछती आप क्यों भेज रहे हो. लेकिन आप देखो तो कितना बड़ा गैप है, $2,50,000. आपने फिर लोगों ने तो
बिल्कुल दबा के भेजा बाहर। जितने अमीर अमीर लोग थे उन्होंने बाहर प्रॉपर्टियां खरीदी, फिर जितना बचा कुचा फॉरेन करेंसी यहाँ थी वो उन्होंने वहां लगा दी। लोगों ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। The work is going to ask for foreign exchange, therefore not quite correct when the RBI governor says, okay, RBI could have had a much larger supply of such umbrellas. उन्होंने यही कहा कि RBI ने इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। RBI was also very complacent at that time, क्योंकि आउटवर्ड रेमिटेंसेस को थोड़ा तो कर्व करना चाहिए। अब आपने तब नहीं किया, अब आरबीआई क्या कर रही है, अब आरबीआई ऐसे कुछ वेरी अट्रैक्टिव पॉलिसीज लेके आ रही है एफसीएनआरबी के लिए, ताकि वो डिपॉजिट करने को और अट्रैक्टिव बना दे। आप यहाँ दोगे तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा। एफसीएनआर क्या होता है, दे आर एक्चुअली फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक्स। ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट काइंड ऑफ अकाउंट होता है जो इसलिए ओपन किया जाता है जो आपने बाहर पैसा कमाया है, या फिर बाहर जो इंडिया के एनआरआईज रह रहे हैं वो जितना भी पैसा बाहर कमा रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पे डिपॉजिट कर दें इन अकाउंट्स में, इन बैंक अकाउंट्स में। तो फिर वो डिपॉजिट किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में। रुपये में नहीं डिपॉजिट करते वो अपने पैसे को, फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करते हैं। तो ऐसे ऐसी स्कीमें ला रहा है ताकि जो एनआरआईज हैं वो ऐसे एफसीएनआर उसमें अकाउंट्स में अपने पैसे रखने शुरू कर दे। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होगा। उन इंडिविजुअल्स को भी पता है कि आरबीआई आज करेंसी क्राइसिस में चल रहा है, तो इसीलिए उनको चाहिए, इसीलिए अट्रैक्टिव बना रहा है वो। दे आर मतलब क्यों होगा, आप सोचो, फिक्स डिपॉजिट लोग वैसे ही कतराते हैं करने से। फिक्स डिपॉजिट में क्या होगा, उन्होंने एफडी करवा ली अपनी। अब एफडी तो सेविंग अकाउंट थोड़ा ना है कि कल को वो विड्रॉ कर लेंगे। एफडी तो कुछ सालों बाद मैच्योर होगी, कुछ सालों के लिए तो फॉरेन करेंसी आएगी ना यहाँ की आरबीआई के पास, तब तक वो यूज कर लेंगे फॉरेन करेंसी को, फॉरेक्स बढ़ा लेंगे अपना। तो पर इतनी जल्दी ये स्टेप्स भी काम नहीं करने वाले। बस इन्होंने यही सब बताया है। इफ द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट वांटेड अप्रिशिएटेड रुपी, ऑल राइट, ओके। अब इन्होंने बस ये कहा है कि कह देना बड़ा आसान है। अब ऐसी क्राइसिस में अगर चलता रहेगा तो फिर कंट्रीज के साथ क्या होता है, फिर वो आईएमएफ से बेल आउट करवाना पड़ता है, बेल आउट पैकेज लेना पड़ता है अपने फॉरेक्स बढ़ाने के लिए। पर वो फ्री में नहीं आता, उसके साथ आती है बहुत सारी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, है ना। बहुत आईएमएफ कुछ भी देती है उसके साथ कंडीशनैलिटीज लगाती है। क्या होती है, जैसे आप अपनी सब्सिडीज देना बंद कर दो फार्मर्स को, आप लोगों को फ्री खाना देना बंद कर दो, आप अपने एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इम्पोर्ट बिल्कुल ही बंद कर दो, है ना। ऐसे बड़े सारे स्टेप्स होते हैं। लेकिन सबसे आयरॉनिकल जो इस ऑथर ने, मुझे इस पूरे आर्टिकल में से सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही लगी जो एंड में उन्होंने कही कि ये क्राइसिस हो भी अमीर लोगों की वजह से रहा है। उन्होंने जाके प्रॉपर्टियां खरीदी, सब कुछ हुआ, फिर आरबीआई की कंप्लेसेंसी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की कंप्लेसेंसी, ये सब कुछ इकोनॉमिस्ट ने भी उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, है ना। लेकिन इन सारे उस टाइम पे जब बूम में था, हमारी कंट्री बूम में थी, फॉरेक्स आ रहा था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आ रही थी, तो सबसे ज़्यादा लुफ्त भी किसने उठाया, रिच लॉट ने, अमीर लोगों ने, है ना। बहुत सारे कैपिटलिस्ट ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला कि चलो अब तो अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आए भी उन्हीं के लिए थे। लेकिन आज फिर जब कोई क्राइसिस होता है और आईएमएफ से बेल आउट लेना पड़ता है, तो सब्सिडी भी क्या करती है आईएमएफ, ऐसे गरीब लोगों के लिए हटा देती है। जितने भी पुअर्स के लिए सब्सिडीज हैं वो सबसे पहले कहते हैं आप अपनी सब्सिडी देना बंद कर दो। लेकिन अफेक्ट कौन होगा, पुअर्स। आज बुरा टाइम भी उनके लिए, कल अच्छा टाइम था तब भी उनके लिए कोई अच्छा टाइम नहीं आया था। आज लेकिन क्राइसिस में है तो दे विल बी द most severely hit. So with that I will come to the end of this video, and if you like the video, please like the video and share it with your friends, and also subscribe to my channel.